पर मैम इसमें भी एक बात निकल कर आएगी कि अगर मम्मी सॉफ्ट है तो बच्चों का लगाव मम्मी से ज़्यादा हो जाता है बाद में, और पापा विलन बन जाते हैं। तो ये कैसे, पापा स्ट्रिक्ट रहेंगे तो हर चीज़ में पापा स्ट्रिक्ट रहे और मम्मी सॉफ्ट रहे तो मम्मी नज़दीक लगने लग जाते हैं और पापा दूर लगने तो जाते। वो मम्मी का काम है कि मम्मी और पापा के बीच में जो बच्चों को फ़र्क दिखाई दे रहा है मैं उससे फुल करूं। बच्चे को आइडियली फादर की ज़रूरत कब पड़ती है? जब वो ऑलमोस्ट 13-14 साल का होता है, उसके बाद। तब तक बच्चे सिर्फ एक इमोशनल बीइंग है। देखो माँ बाप क्या होते हैं, जैसे कद बड़ा हो जाता है तो आप दूर की देख सकते हो, बच्चा छोटा है तो वो कितना देख सकता है जितना उसके आसपास है। तो माँ बाप भी राइट है कि हम आपको बता रहे हैं ये चीज़ आपके फ्यूचर के लिए गलत है, बट वहाँ पर भी बैलेंस, फ्यूचर सही करते करते आप प्रेजेंट मत गवा दो। जैसे आपने कहा ना, पहले मम्मी क्यों अच्छी लगती है? क्योंकि वो आपकी इमोशनल नीड्स को पूरी करती है। पहले पापा क्यों नहीं अच्छे लगते हैं? पापा का रोल बाद में क्यों आता है? क्योंकि तब हमें एक्चुअली पापा ने जो जीवन भर कमाया है ना, उसकी ज़रूरत बाद में पड़ती है। नमस्ते दोस्तों, नुस्ता गप्पा है पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज का टॉपिक है चाइल्ड साइकोलॉजी, और आज के गेस्ट है पूनम सोनी जी, जो हमारे लिए चाइल्ड साइकोलॉजी समझने में हेल्प करेंगे, जो चाइल्ड साइकोलॉजी और रिलेशनशिप काउंसलर है। आज हम उनसे जानेंगे पेरेंटिंग कैसे करते, चाइल्ड के साइकोलॉजी को कैसे समझते हैं। ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा और हम लोग उनसे आगे जाकर बात करेंगे इस विषय में। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार मैम, कैसे आप? नमस्ते, एकदम खुश। आज आप चाइल्ड साइकोलॉजी पे सबको गाइड करना है, हम लोग इस पर डिस्कशन करने वाले हैं। इसके लिए आप इधर आए, इसके लिए मैं आपका वेलकम कर देता हूँ। आपके वेलकम के लिए मैंने एक छोटा सा गिफ्ट लाया है, आप ये ले लो। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट करण, थैंक्स अ लॉट। आप भी समाज की सेवा कर रहे हो ये अवेयरनेस क्रिएट करके। नहीं, जो छोटा सा एक मेरा ट्राई है कि लोगों को में जागरूकता है चाइल्ड साइकोलॉजी के लेके, और आगे हम जाके मैरिज के ऊपर भी बात करेंगे, आप काउंसलिंग करते हो उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो हम लोग अभी इस पर शुरू करते हैं कि चाइल्ड साइकोलॉजी क्या होती है, चाइल्ड साइकोलॉजी क्यों ज़रूरी है, और आज के ज़माने में चाइल्ड साइकोलॉजी क्यों इतने इम्पोर्टेंट है। हर स्कूल में, हर जगह पे अभी हर छोटे छोटे स्कूल में भी अभी चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट अपॉइंट कर रहे हैं। तो इसके बारे में बात करेंगे। तो मैम फिलहाल आप अपने बारे में बताएं, आप क्या करते हो आप? मैं एज अ काउंसलर प्रैक्टिस कर रही हूँ। मतलब मेरा जो फर्म है उसका नाम है स्ट्रेंथ एंड होप, मुलुंड बेस्ड हूँ, और बहुत सारे बच्चों की, बहुत सारे कपल्स की मदद की है। चाइल्ड साइकोलॉजी क्यों ज़रूरी है? जैसे बच्चा पैदा होता है, आपको पता है 1 महीने में वो ये करता है, 6 महीने बाद वो थोड़ा, या 4 महीने बाद थोड़ा टर्न होगा, 6-8 महीने में वो थोड़ा नी पे चलेगा, फिर वो 1 साल के बाद या अराउंड 11-13 मंथ्स वो चलना सीखेगा। तो ये हमें फिज़िकल डेवलपमेंट के स्टेजेस पता है। बट जब एक चाइल्ड बड़ा होता है तो खाली वो फिज़िकली बड़ा नहीं हो रहा है, उसकी कुछ इमोशनल नीड्स भी है। एंड साइकोलॉजी माना इमोशनली वो चाइल्ड क्या क्या के थ्रू पास हो रहा है, उसे कहते हैं साइकोलॉजी। तो 1 साल में बच्चे को क्या चाहिए, 2 से 3 साल के बच्चे को क्या चाहिए, 5 से 10 साल या 12 साल के बच्चे को क्या चाहिए, जब वही बच्चा टीनेजर में जा रहा है तब उसकी इमोशनल नीड्स क्या है। अगर हम अवेयर ही नहीं हैं तो देंगे कैसे? जैसे हमें पता है 2.5-3 साल में उसे प्ले ग्रुप में डालना है तो पेरेंट्स तैयारी करते हैं, कौन सा प्ले ग्रुप ढूंढना है, कितने पैसे जमा करने हैं, बट क्या हमने चाइल्ड के इमोशनल नीड्स की तैयारी की है? जब हम उसके इमोशंस को जानते ही नहीं हैं तो उस चाइल्ड को बड़ा करने में सिर्फ सही स्कूल में डालना ज़रूरी नहीं है। राइट। एज अ पेरेंट आप भी उसके लिए एक स्कूलिंग दे रहे हो, वो है इमोशनल स्कूलिंग। बच्चा इमोशनली सिक्योर और सेफ कहाँ रहता है? घर पे। तो जो माँ बाप है उनका बहुत बड़ा रोल है बच्चे को बड़ा करने में, और बड़ा करने में सिर्फ फिजिकली तो वो ऑटोमेटिकली बड़ा होना है, बट इमोशनली बच्चा कितना प्रिपेयर्ड है दुनिया को फेस करने के लिए। इसलिए चाइल्ड साइकोलॉजी, चाइल्ड के इमोशनल नीड्स की अवेयरनेस ज़रूरी है। राइट। अभी बहुत सारे स्कूल में अभी चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट रहते हैं जो पेरेंट्स को काउंसलिंग करते हैं, और उसकी मदद से उनको एक हेल्प हो जाता है कि बच्चे का मानसिक विकास समझने के लिए। तो मैम मेरे को ये कहना है कि आपसे ये पूछना है कि चाहे
बच्चे का मानसिक विकास अच्छा रखने के लिए पेरेंटिंग का सही होना ज़रूरी है? बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चा जिन्हें सबसे पहले अपना रोल मॉडल देखता है ना, वो उनके खुद के पेरेंट्स होते हैं। और पेरेंट्स के बीच में कैसा रिलेशनशिप है, उसका बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट बच्चे के ऊपर होता है। कितने जन कहते हैं हम डिवोर्स नहीं करना चाहते क्योंकि हमारे बच्चे हैं। आप डिवोर्स नहीं करना चाहते, बहुत अच्छा है, बच्चों के लिए नहीं कर रहे हो वो और भी अच्छा है, पर उसके साथ और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी कि आप एक दूसरे के साथ फ्रेंड्स बन के रहें। बच्चे को फ्रेंडशिप का पहला मॉडल भी घर ही है, और अगर वो देखता है कि पहले ही 2 कंपेनियन जो उसके बहुत क्लोज मदर फादर है वही आपस में लड़ रहे हैं, उसमें क्या होता है, कभी फादर स्ट्रिक्ट है तो मदर वो फादर के स्ट्रिक्ट से बचाने के लिए हर परमिशन दे देती है, या कभी मदर स्ट्रिक्ट है तो फादर उसे बचा लेता है, या कभी मदर और फादर दोनों ही स्ट्रगल कर रहे हैं अपने लाइफ के लिए, तो वो बच्चे के ऊपर ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो अगर आपने बच्चे को लाया है समाज में, तो वो भी एक सामाजिक आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारा चाइल्ड इमोशनली हमारे घर में कैसे फील कर रहा है। क्योंकि एक पेरेंट अथॉरिटेटिव है, दूसरा पेरेंट परमिसिव है, तो क्या होता है, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि मेरे लिए क्या राइट है। फिर कितनी बार बच्चे वो कंफ्यूजन की वजह से उनको समझ में ही नहीं आता है, तो कितनी बार ऐसे ओडीडी बच्चे डेवलप हो जाते हैं, यानी कि कोई भी उनको अथॉरिटी को वो डिफाई करेंगे, हमको सुननी ही नहीं है। क्यों? क्योंकि या तो मदर फादर की अथॉरिटी को डिनाई कर रही है, या फादर मदर की अथॉरिटी को डिनाई कर रहा है। तो फिर वो बच्चा जहाँ भी अथॉरिटेटिव फिगर देखेगा, चाहे वो कोई बड़ा दोस्त आ गया, कोई टीचर आ गए, कोई प्रिंसिपल आ गया, क्योंकि उसने घर में रोल मॉडल देखा है कि बड़े को अपोज करो, तो वो उसके अंदर आ जाएगा। या कोई एक पेरेंट बहुत डरता है, कोई भी सिचुएशन आई, चैलेंज आई, वो पेरेंट बहुत डरता है, एकदम परेशान वरीसम हो जाता है, तो वही बाद में बच्चे के अंदर भी आपके आना है, क्योंकि आप उसे ये दिखा रहे हो कि चैलेंज आए तो उसके चैलेंज को देखकर मुझे क्या करना है। और अगर बच्चे को वो सही नहीं दिखा बिहेवियर, तो बच्चा ऑटोमेटिकली कॉपी करता है, क्योंकि बच्चा बचपन में इंटेलिजेंट नहीं है, वो सिर्फ कॉपी और पेस्ट कर रहा है। तो आपने जो दिखाया वो कॉपी करने वाला है। इसलिए बहुत ज़रूरी है पेरेंट्स अपने आप के रोल के लिए अवेयर रहें कि हम साइलेंटली अनकॉन्शियसली भी बच्चे को क्या सिखा रहे हैं, बच्चा हमसे क्या पिकअप कर रहा है। तो बहुत अवेयरनेस की ज़रूरत है, क्योंकि वो कहते हैं ना, ऊपर वाला देख रहा है, यहाँ बच्चा बैठ के आपके हर बिहेवियर को देख रहा है। आपका और मेरा बचपन भी याद करो, हमने कितने बिहेवियर हमारे पेरेंट्स से कॉपी किए हैं। वो सोचते हैं कि पेरेंट्स सिर्फ प्रॉपर्टी देते हैं, पर पेरेंट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी देते हैं, बिहेवियर। राइट बोले मैम। और मैम मैं क्या बोल रहा हूँ कि आप जब भी पेरेंट्स से बच्चे एडॉप्ट करते हैं सब चीज़ें, तो प्रेगनेंसी जब भी ठीक तरह से नहीं होती तो इसका भी फ़र्क पड़ जाता है बच्चों के मानसिक विकास पर, कि एडेप्टेबिलिटी में, वो ग्रास करने में, हर चीज़ें अपने अंदर समाने में, उसका भी इफेक्ट पड़ जाता है। हाँ, जैसे हमारे शास्त्रों में, महाभारत में दिखाया है कि अभिमन्यु ने चक्र तोड़ना कहाँ सीखा, चक्र के अंदर प्रवेश करना सीखा, पर उससे निकलने का ज्ञान वो भूल गया। तो उसी तरह से जब चाइल्ड आपकी वूम में है, ऐसे नहीं है जब चाइल्ड बाहर बर्थ ले रहा है सिर्फ तभी ही वो सब सुन रहा है, अंदर भी सब सुन रहा है। इसीलिए कितनी मदर्स स्ट्रेस में है, कितनी मदर खुद डिप्रेशन में, कितनी मदर पास्ट के ट्रॉमा में है। आप वो ट्रॉमा लेकर एक चाइल्ड को आगे क्या पास ऑन करने वाले हो। तो जैसे शादी से पहले हम सारी तैयारी करते हैं कि थोड़े पतले हो जाओ, थोड़े ऐसे दिखो, तो चाइल्ड बर्थ के भी पहले मेंटली बहुत तैयारी होनी है, क्योंकि वो चाइल्ड आपके साथ, ऐसे तो उसकी 60-70 ईयर उसकी एज होगी, पर एटलीस्ट आपके साथ 25 ईयर्स तो आपको ही उसको नर्चरिंग करना है। तो ये 25 ईयर्स का आगे का प्रोग्राम है, और उसकी प्रोग्रामिंग ऑलमोस्ट आपके वूम में 40-50% हो जाती है। उसके बाद चाइल्ड सबसे ज़्यादा 0 to 5 ईयर्स में बहुत कुछ पिकअप कर लेता है। तो आइडियली आपके 6-7 ईयर्स की तैयारी बहुत अच्छी होनी चाहिए। राइट मैम, राइट बोला आपने। क्योंकि इसलिए बोलते हैं कि घर में जब भी प्रेग्नेंट लेडीज़ होती है तो घर में एक हैप्पी
एटमॉस्फेयर रहना चाहिए। इसकी वजह आज मुझे ये समझ में आ गई। तो हैप्पी बाहर से भी ठीक है, पर मदर की खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर मुझे कोई तकलीफ है, मुझे कोई ऐसा लग रहा है, तो उसे अपने आप को शेयर करना है, एक अच्छे से सोशल ग्रुप में रहना है, कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करनी है, मेडिटेशन करना है, क्योंकि वो आपको आपके थॉट्स के बारे में आपको अवेयर होना सिखाता है। और अगर अवेयरनेस के बाद मुझे और तकलीफ हो रही है तो सिर्फ मेडिटेशन नहीं, फिर किसी का हायर, जो बोलते हैं ना, गुरु बिना गति नहीं, तो वैसे किसी हायर प्रीचर, किसी हायर टीचर के पास जाके अपने लाइफ का सॉल्यूशन ढूंढना ज़रूरी है। क्योंकि सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहे हो, आप वो वूम में बच्चे को भी बता रहे हो कि कहीं अटके तो यही भगवान का घर है। तो वो एक वैसी कंडीशनिंग हम डेवलप करते हैं। पर हर एक किसी के लिए वो एटमॉस्फेयर नहीं मिल सकता कि हर एक के घर में वो वैसा क्लाइमेट नहीं होता। तो कुछ कुछ फैमिलीज में ऐसे होते कि पति प्रेगनेंसी में मारते हैं बीवी को। ये कितना इम्पैक्ट कर देते प्रेगनेंसी के तौर पर? वही कह रही हूँ ना, ये भी एक ट्रॉमा है। अगर ये ट्रॉमा के साथ आप बच्चे को जन्म दे रहे हो तो वो बच्चा नेचुरली बर्थ से ही उसके अंदर वो फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी होती है। कितने बच्चे होते हैं माँ बाप को छोड़ते नहीं हैं, माँ को स्पेशली छोड़ते नहीं हैं। वो फियर कहाँ से आया? माँ घर पे ही है पर छोड़ते नहीं है, फियर कहाँ से आया? क्योंकि माँ बार बार डर रही है, तो वो ट्रॉमा पास ऑन होगा। और अगर ऐसा कुछ है, वायलेंस है घर में, तो थोड़ा चाइल्ड बर्थ की तैयारी होनी चाहिए। ऐसे माहौल में आप अपने लिए ही कुछ तकलीफ ला रहे हो। सो ट्रॉमेटाइज्ड चाइल्ड या ऐसा बच्चा जिसको जन्म से ही गुस्सा आ रहा है, तो वो आगे जाके समाज को क्या देगा? इसलिए ये भी तैयारी बहुत पहले से होनी चाहिए। अवेयर रहो हम किस परिस्थिति में, किस हालात में किसी को ला रहे हैं इस दुनिया में। और अगर हालात सही नहीं है तो अपने आप के साथ पहले एक दूसरे के साथ अपना कनेक्शन, अपने थोड़े थोड़े करेक्शंस लाओ, ताकि हम जब किसी को लाएं तो वो जिम्मेदार एक नागरिक हो। राइट बोले आप। मतलब इसका मतलब है इसके पीछे कितना प्रिपरेशन होना चाहिए एक घर में। सिर्फ हस्बैंड वाइफ का रोल है, पूरे फैमिली का रोल है कि इसमें दादा दादी, मम्मी पापा या और कोई फैमिली मेम्बर्स रहेंगे, उनका क्या रोल है, ये अभी लोगों को समझ में आएगा। सिर्फ माँ बाप का रोल नहीं है इसमें। क्योंकि जो भी आप क्रिमिनल स्टोरीज देखोगे ना, जो भी क्रिमिनल है उसका कहीं ना कहीं रूट उसका चाइल्डहुड है। कोई भी देख लो। आज हम भी जो पर्सनालिटी है, हमारा कहीं ना कहीं वो रूट हमारे चाइल्डहुड में जो हमने वो कहानी बना दी थी ना, उसी कहानी को पूरा करने के लिए हमारा यूथ निकलता है। तो चाइल्डहुड का बहुत बड़ा रोल होता है। लोग अपना बचपन नहीं भूल पाते हैं, तो बचपन का इतना बड़ा इम्पैक्ट है। इसलिए बच्चा तो वहाँ पर अनअवेयर है, पर पेरेंट्स के अंदर वो अवेयरनेस ज़रूरी है कि हम क्या कर रहे हैं। पर पिछली बार हम लोग ने डिस्कस किया था बैक इन द स्टेज, तभी आपने कहा था पेरेंटिंग सीखने की ज़रूरत है, ना कि पैदा करते ही पेरेंट्स बन गए, वो सीखने की ज़रूरत है। इस पर आप क्या बताओगे? वही है कि पेरेंटिंग माना एक ट्रेनिंग है। हमें क्या लगता है, फिजिकली हमने बायोलॉजिकली किसी को जन्म दे दिया, हम पेरेंट बन गए। ठीक है, पेरेंट आप बायोलॉजिकली बने, बट इमोशनली क्या आप पेरेंट बने हो? पेरेंट का सबसे बड़ा रोल है इनिशियल ईयर्स में बच्चे की परवरिश, नर्चरिंग। और नर्चरिंग, इमोशनल नर्चरिंग, फिजिकल, फाइनेंशियल, हर तरीके से बच्चे को नर्चरिंग चाहिए। जैसे एक बीज डाला, वो थोड़ा ऊपर आया, उसमें से थोड़े 2-4 पत्ते निकले, आप छोड़ दोगे उसे पानी डालना कि अपने आप बारिश की और धूप लेके अपने आप बड़ा हो जाएगा? उसका जितना हम ध्यान रखते हैं उतना उसमें से जो फल निकलता है वो उतना ही मीठा निकलता है। तो जितना आप ध्यान देंगे, उसमें ओवर प्रोटेक्टिव भी नहीं होना है कि नहीं इसे तो दुनिया की कोई धूप ही नहीं लगनी चाहिए, इसे तो कोई तूफान ही नहीं लगने चाहिए। अगर ओवर प्रोटेक्टिव हो जाओगे तो भी जब आपका प्रोटेक्शन थोड़ा हटेगा तो वो पौधा मुरझा जाएगा। उसी तरह से एकदम अवॉइडेंट भी नहीं हो जाना है कि वो अपने आप हो जाएगा सब। दुनिया के बच्चे नहीं बड़े हो रहे हैं, हमारे भी बड़े हो जाएंगे, वो अपने आप हो जाएगा, ऐसा भी नहीं। थोड़ा नर्चर करना है, थोड़ा उसे अपने आप से ज़मीन को पकड़ने देना है। तो दोनों का बैलेंस चाहिए। बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन भी नहीं
और बहुत ज़्यादा अवॉइडेंट भी नहीं, छोड़ भी नहीं देना है, दोनों का बैलेंस चाहिए। जैसे वो कुम्हार है ना, वो जब घड़ा बनाता है तो क्या करता है, बाहर से ठोकता है और अंदर से उसको सपोर्ट देता है कि मैं ठोक रहा हूँ पर इतना ही ठोकूं कि ये इसमें क्रैक नहीं आ जाए। तो कितने जन पूछते हैं फिर तो हमें क्या बच्चों को कोई डायरेक्शन ही नहीं देना चाहिए? आप दो, पर उतना दो कि बच्चे का सेल्फ एस्टीम टूट नहीं जाए, उसका अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं टूटना चाहिए। इसलिए कितनी बार हम बोलते हैं एक पेरेंट नर्चरर होना चाहिए, एक पेरेंट रूल मेकर होना चाहिए। दोनों ही कभी कभी रूल मेकर हो जाते हैं तो बच्चे को क्या लगता है मैं अकेला हूँ, और दोनों ही कभी कभी प्रोटेक्ट करने लग जाते हैं तो फिर बच्चा उनके ऊपर ओवर पावर कर देता है। तो पेरेंटिंग मतलब पेरेंट्स के बीच में भी आपस में थोड़ा रोल डिवीजन होना चाहिए। इस बात में तुम रूल बनाना, मैं इसको फॉलो करने में मदद करूँगा। इस बात में आप मेरे से बेटर हो, आप रूल बनाना, मैं इसे प्यार से फॉलो कराने में मदद करूँगी। इसलिए ये दोनों का टीम वर्क है, और आपकी जितनी टीम अच्छी होगी आपके टीम का प्लेयर उतना ही एक्सेल करेगा। इसलिए वो टीम बराबर होनी चाहिए, डिवीजन ऑफ वर्क होना चाहिए। मतलब एक पेरेंट स्ट्रिक्ट रहेगा तो मम्मी सॉफ्ट नेचर की होनी चाहिए। पापा अगर स्ट्रिक्ट है तो मम्मी सॉफ्ट नेचर की होगी। हाँ। दादा संभल के लेंगे, हाँ। नानी संभल के लेगी। हाँ। ऐसे डिवीजन करना चाहिए। हाँ। और सॉफ्ट नेचर पर हमारा गोल सबका सेम होना चाहिए। कभी कभी एक का नेचर सॉफ्ट है, एक का नेचर हार्ड है, पर दोनों के गोल अलग हो जाते हैं। तो बच्चे को समझ में नहीं आता है कि मुझे एक्चुअली करना क्या है। फिर अगर ये दोनों का गोल अलग है और ये आपस में ही झगड़ा कर रहे हैं तो बच्चा छूट गया अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से। फिर हमें कुछ साल बाद उसको बोलते हैं कुछ तो जिम्मेदार बन, पर जब जिम्मेदारी का समय था तब आप दोनों लड़ रहे थे तो उसने जिम्मेदारी उठाई नहीं। अब अचानक से उसमें कहाँ से आएगी वो कैपेसिटी की वो कोई चीज़ की जिम्मेदारी उठाए। तो जिम्मेदारी उठाने की भी एक स्टेज होती है चाइल्ड की। पर मैम इसमें भी एक बात निकल कर आएगी कि अगर मम्मी सॉफ्ट है तो बच्चों का लगाव मम्मी से ज़्यादा हो जाता है बाद में, और पापा विलन बन जाते हैं। तो ये कैसे, पापा स्ट्रिक्ट रहेंगे तो हर चीज़ में पापा स्ट्रिक्ट रहे और मम्मी सॉफ्ट रहे तो मम्मी नज़दीक लगने लग जाते हैं और पापा दूर लगने तो वो मम्मी का काम है कि मम्मी और पापा के बीच में जो बच्चों को फ़र्क दिखाई दे रहा है मैं उससे फुल करूँ कि पापा स्ट्रिक्ट है पर पापा की ये जो स्ट्रिक्टनेस है ना ये आपको जीवन में आगे काम आएगी। तो भले इनिशियल ईयर्स में देखो प्राइमरी केयर टेकर मदर होती है जो हर छोटी छोटी बात का ध्यान रखती है, इसलिए नेचुरली पहले 7-8 साल बच्चा मदर से क्लोज होता है। पर वही मदर होती है जो फादर को इंट्रोड्यूस कराती है। राइट। अगर मदर फादर का विलन जैसा पिक्चर दिखाए, अरे आगे जल्दी सब ये कर दो, तो आपने ही पिक्चर दिखाया वो बच्चे को नहीं मालूम, क्योंकि आप डरते हो, आपने बोला ये जो आ रहा है ना इससे सबको डरना है। पर अगर यही चीज़ आप बोलो पप्पा आ रहे हैं और पप्पा के आते घर में डिसिप्लिन होना चाहिए, तो आपने उसी अथॉरिटी को कैसे दिखाया कि ये अथॉरिटी के रूल्स रेगुलेशन हम सबको फॉलो करने हैं। तो हाउ दैट मदर इज इंट्रोड्यूसिंग फादर टू द चिल्ड्रन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मदर फादर को विलन दिखाएगी तो बच्चों को वो विलन दिखेगा। मदर फादर को सही रूप में पहले उनको दिखाने से पहले आप कैसे देख रहे हो। अगर आप ही उसे विलन देख रहे हो अपने लाइफ का तो आप कितना भी कॉन्शियस एफर्ट करो वो दिखाई ही दे जाता है। तो सबसे पहले इसीलिए पेरेंटिंग माना टीम वर्क। पेरेंट्स के बीच में कितनी कंपैटिबिलिटी है, आप आपस में एक दूसरे के लिए क्या रिस्पेक्ट क्या रिगार्ड रखते हो, वही बच्चे इजीली अडॉप्ट करेंगे। राइट मैम। पर बहुत टाइम ऐसे हो जाता है कि पति पत्नी में झगड़ा होता है कि बीवी और पति में झगड़ा हो गया तो पापा काम पे गए तो बच्चे से मम्मी शेयर करते पापा ने ऐसा किया, या पापा लोग तो करते नहीं, मैंने कभी देखा नहीं, तो मम्मी लोग शेयर करती है। तो इससे एक बच्चे का परफेक्शन बन जाता है कि अरे पापा ऐसे ही है। तो ये कितना इम्पैक्ट पड़ देता है उनके बॉन्डिंग पर बच्चों के माँ बाप के प्रति। सबसे पहले बच्चा आपका फ्रेंड नहीं है, बच्चा वो मैच्योर्ड लेवल पे नहीं है कि वो समझ सके पापा की क्या गलती है मम्मी की क्या गलती है। तो ये सब चीज़ें कभी भी बच्चों से शेयर ना करें, उनमें वो मैच्योरिटी नहीं है। फिर क्या होता है, फादर तो अपना हर रोल परफेक्टली कर रहे हैं पर देखते हैं सब कुछ करते भी मुझे तो घर में रिस्पेक्ट नहीं मिलती। तो बच्चा आपका फ्रेंड नहीं है, बच्चा आपका हम उम्र नहीं है, बच्चा आपके स्ट्रेस लेने के लिए नहीं है। तो आपका जो स्ट्रेस है उसको वेंट आउट करने के और तरीके हैं, बट
बच्चा वो माध्यम नहीं है जिसे आपको ये सब कहना है, क्योंकि वो आपको करेक्शन भी नहीं दे सकेगा, उल्टा आपके परिवार का कनेक्शन टूट जाएगा। इसलिए डोंट शेयर इट विद योर किड्स। बहुत सारे बच्चे फिर पापा के प्रति एग्रेसिव हो जाते हैं कि उनके आने से उनका लगता है अरे क्यों आए, भारी काम पे थे, अच्छे थे, घर पे क्यों है। चिड़चिड़ापन दिखने लग जाता है पापा के साथ, उनका बॉन्डिंग दूर दूर होने जाते हैं और मम्मी से क्लोज हो जाते हैं उसके बाद। और उनको लगता है कि मम्मी ही राइट है, पापा ही रॉन्ग है, कितना भी पापा करो उनका बॉन्डिंग हो ही नहीं पाता है। तो ये मैंने और बच्चों में एक कम उम्र से लेके 18 साल के बच्चों में भी बहुत देखा है ये सब चीज़ें। यही आगे जाके प्रॉब्लम बन जाती है शादी की लाइफ में भी, बच्चे पति पत्नी के और पेरेंटिंग में। देखो, बच्चे को आइडियली फादर की ज़रूरत कब पड़ती है? जब वो ऑलमोस्ट 13-14 साल का होता है, उसके बाद। तब तक बच्चे सिर्फ एक इमोशनल बीइंग है, उसको इमोशन चाहिए, उसको जो पूछे, उसको जो बार बार चीज़ें दिखाए, हाथ में दे, उसको वही अच्छा लगने वाला है। Right. पर वो कितना समय तक माँ से भी हाथ में लेने वाला है? एक दिन तो उसे बड़ा होके आगे निकलना है, तब उसे फादर के रूल्स, फादर की गाइडलाइंस, फादर का बैकअप, फादर का फाइनेंस, फादर का कॉन्फिडेंस चाहिए होता है। और तब तक अगर हमने उसे फादर से दूर कर दिया तो उसे जीवन में जाके आगे सब सोच सोच के, धक्के खा खा के सीखना पड़ेगा। इसलिए चलो इनिशियल इयर्स मदर के लिए है, बट आगे के साल फादर के साइड ही होते हैं। वो चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, दोनों ही जेंडर को आफ्टर 10-12 इयर्स उनको फादर की ही ज़रूरत पड़ने वाली। मदर भी एक लिमिट तक बड़े बच्चों को संभाल नहीं सकेगी, क्योंकि जैसे जैसे वो इंडिपेंडेंट हो जाएंगे वो नहीं संभाल सकेगी। इसलिए वो जो 10-12 साल की माँ की भी तपस्या है कि आप उनको फादर से दूर नहीं होने दो। और जैसे जैसे बच्चा 12-13 साल के बाद उसे फ्रेंडशिप का बॉन्ड चाहिए और फादर का एक्सपीरियंस चाहिए, फादर से अनुभव चाहिए कि फादर ने लाइफ को कैसे फेस किया। तो मदरहुड का पीरियड गया, फादरहुड चाहिए, उस टाइम में वो गैप नहीं आ जाना चाहिए। नहीं तो फिर यहाँ तो गुस्सा मदर पे निकलेगा, या बाहर आप फेल होके आओगे तो गुस्सा फादर पे निकलेगा। अब फादर बोलेगा मैंने क्या किया। सो वही है ना, माँ के लिए बहुत सारी कविताएं हैं, बहुत सारे गाने हैं, पर पिता के लिए क्यों नहीं है? क्योंकि वो जो रोल प्ले करता है वो साइलेंटली प्ले करता है। इसलिए मैं हमेशा ये मानती हूँ, ठीक है मदर ने हमें नर्चर किया, उसकी रिस्पेक्ट, पर फादर ने भी साइलेंटली बहुत कुछ दिया है, उस बात की भी रिस्पेक्ट। राइट। पर इंडियन फैमिली में कैसे देखा गया है कि पापा जब भी आते सब लोग, बच्चे एक इधर है एक उधर है, एक बुक लेके बैठे, मोबाइल बंद करके बैठे, ऐसे पापा बेडरूम में होंगे तो बच्चा हॉल में हो जाएगा, हॉल में रहेगा तो बेडरूम में जाएगा, ऐसे। पर मम्मी के पीछे 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 हो जाते हैं। अभी समझ में आएगा कि ये क्यों होता है ज़्यादातर करके। तो आगे का सवाल है मैम आपके लिए कि बच्चा जब भी 6 साल का होता है या 13 साल के उम्र में होता है, पहले बच्चे को तो हम बहुत लाड प्यार से लेते हैं कि स्पून फीडिंग कराना, तो थोड़ा उसके बाद थोड़ा बिहेवियर चेंज होने लगता है 6 से 13 साल के बच्चे के बीच में। और उसके बाद जब भी वो 18 का हो जाता है या 15-16 का हो जाता है तो उसके प्रति बिहेवियर पेरेंट्स लोगों का चेंज हो जाता है। पहले जो पेरेंट्स का थोड़ा सॉफ्ट नेचर था, पापा का भी मम्मी का भी, थोड़ा ऐसा फ्री खेलने जा रहे तो इतना ध्यान नहीं देते कि किधर गया है, खेल रहे। पर 17-18 के बाद वही पेरेंट्स ना वॉच रखने शुरू हो जाते हैं या स्ट्रिक्ट रहना चालू हो जाते हैं, या अरे स्कूल में कुछ कर रहा तो नहीं है, कंप्लेंट्स आई तो उसको मैच्योरली हैंडल करने से यार इसने तो ज़िंदगी परेशानी में डाल के रखी है। ऐसे बच्चे मस्ती करेंगे पर वो परेशानी लगने लगते, पहले तो परेशानी नहीं लगती थी, वो ऐसा क्यों? देखो बच्चे के भी, जैसे मैं आपको बोल रही हूँ, डेवलपमेंट के स्टेजेस है। तो जब 0 से 1 या 1.5 साल तक का बच्चा है, तो उसके अंदर ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट आता है। माना बच्चा रोया और किसी ने उसे अटेंड किया, किसी ने उसका ध्यान रखा, तो उसको विश्वास हो जाता है कि मैं सिक्योर्ड हूँ। इसीलिए जिसने चाइल्ड को इनिशियल ईयर्स में संभाला होता है ना, बच्चे को उसका टच बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो जनरली सबको मदर संभालती है, पर किधर वर्किंग है तो वहाँ पर ग्रैंड पेरेंट्स भी वो रोल प्ले करते हैं। या फिर कोई आपने आया रख दी, वो बच्चे को 6-7 साल तक के लिए संभाल रही है और अचानक से वो चली जाती है, तो वो भी एक बच्चे की लाइफ में ट्रॉमा हो जाता है, क्योंकि वो जो हीलिंग टच था वो अब गायब हो गया है। और अब वो नई मदर, मतलब है उसकी मदर, पर अब वो मदर का टच टाइम लग रहा है एक्सेप्ट करने को। तो 0 से लेके 1.5-2 साल तक बच्चे के अंदर ये ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट आता है।
फिर जो नेक्स्ट उनका डेवलपमेंट स्टेज है वो है अराउंड 2 to 4 years, जहाँ वो थोड़ी थोड़ी चीज़ें अपने हिसाब से करेगा। उसमें हम हर चीज़ में उसको हाथ में दे दें तो उसके अंदर वो क्षमता ही नहीं आएगी कि मैं खुद से भी कुछ कर सकता हूँ, या ओवर प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट दे दे। थोड़ा थोड़ा कुछ हुआ, अरे इसको डॉक्टर के पास लेके जाओ, इसको ये हुआ है, तो बच्चा तब बोल नहीं पा रहा है पर इमोशनली सब समझ रहा है कि मुझे पाला कैसे जा रहा है। फिर धीरे धीरे जब वही बच्चा स्कूल जाता है तब उसके अंदर और इनिशिएटिव आना चाहिए। और अगर उसे बाद में लगता है, क्योंकि घर के एनवायरनमेंट में तो आप उसको मदद कर दोगे, बाहर के एनवायरनमेंट में तो उसे खुद ही सब कुछ करना है। माना उसे वो छोटी छोटी चीज़ों के लिए डिसिप्लिन जो टीचर्स करती है, लाइन में खड़े रहो, और अगर बच्चे को वो सिंपल लाइन का डिसिप्लिन भी फॉलो करना नहीं आ रहा है, क्यों? क्योंकि घर में उसको इतना नर्चर करके रखा। तो हम सिर्फ बच्चे को हमारे तक नहीं पाल रहे हैं, बच्चा कल जाके समाज में जाएगा। तो आपको समझना है कि 3 से 5 वर्ष के बीच में वो समाज में जाएगा, जहाँ उसे समाज की भी माननी है और हमारे घर के रूल्स शायद सोसाइटी से अलग होंगे। तो वो जितना गैप होता है उतना बच्चे के अंदर वो इनिशिएटिव लेने की ताकत ही नहीं आती। फिर जैसे जैसे वही बच्चा 5 से 12 साल की उम्र में जाता है तो वो अपने आप को पहचानना स्टार्ट करेगा। मैं कौन से स्पोर्ट्स में अच्छा हूँ, मैं कौन से सब्जेक्ट में अच्छा हूँ, क्या मेरी सोशल लाइफ अच्छी है, मेरे बहुत फ्रेंड्स हैं, मैं कौन से खेल में, माना ग्रुप एक्टिविटी में अच्छा हूँ। तो 5 से 12 या 13 साल ये बच्चों का डिस्कवरी का फेज़ होता है। तो उन्हें डिस्कवर करने दे। हमारे पास बहुत पेरेंट्स आते हैं, इसने ये क्लास लगाया, उसके भी पैसे वेस्ट किए, उसने वो क्लास लगाया, अब हमने स्केटिंग लेके दी, 1000 रुपये का खर्चा है। अब वो 1000 रुपया वसूल करने के लिए वो बच्चे को गिल्ट में डालते रहते, तुमने ये किया वो किया। इसीलिए कोई भी क्लास लगाते हो तुरंत खर्चा मत करो, पहले देखो बच्चा उसमें कितना इंटरेस्ट डेवलप कर रहा है। क्योंकि आइडियली वो फेज़ है बचपन का जब वो एक्सपेरिमेंट करते हैं, मैं ये स्पोर्ट में अच्छा हूँ क्योंकि मेरा फ्रेंड जा रहा है, चलो मैं एक बार जाके देखूँ। तो वो सब एक्सपेरिमेंट करने का स्टेज होता है उनका। और फिर धीरे धीरे वही बच्चा जब 14 वर्ष का होता है तब उसका खुद का सेल्फ एस्टीम डेवलप करने का स्टेज है। इसी स्टेज में बच्चे फ्रेंड्स की तरफ ज़्यादा जाते हैं और पेरेंट्स से थोड़े दूर होते हैं। यही कॉन्फ्लिक्ट आना स्टार्ट होता है कि अब ये तो हमारी सुनता नहीं है, नहीं, अब उसको अपनी कोई दुनिया बनानी है, अपनी कंडीशंस पे बनानी है, या वो भी एक ट्रायल करना है, क्योंकि एक पीयर प्रेशर आ जाता है। अब सबके पास फ़ोन है, आप बोलो नहीं तुम्हें फ़ोन नहीं देना है, आप अपनी तरफ से राइट है, पर जो समाज में बच्चा जा रहा है वहाँ, अगर वो वहाँ पर अपने आप को लेफ्ट अलोन फील करता है, फिर आपका रूल उसको तकलीफ दे रहा है, तो बच्चा क्या करेगा? रूल ब्रेक करना चालू कर देगा। या ब्रेक करेगा या आप पे गुस्सा होगा। और कोई बच्चे गुस्सा अपफ्रंट होके निकालते हैं, कोई बच्चे एकदम माँ बाप से बात ही नहीं करते हैं, जो बोलते हैं वो पैसिव एंगर, साइलेंस में अपना ऑपोजिशन दिखाते हैं कि हम आपकी बात नहीं सुनेंगे। Right. तो आपको समझना है कि मेरा बच्चा मेरे बच्चे से अब वो बच्चा एक इंडिपेंडेंट ह्यूमन बीइंग बनने की तरफ है, तो वहाँ पर भी मुझे उसे सपोर्ट करना, उसकी नीड्स को समझना ज़रूरी है। ऐसे नहीं कितने हमने तो ये किया नहीं, आप ये कर रहे हो, आपने इसलिए नहीं किया क्योंकि आपके ऊपर इतना पीयर प्रेशर नहीं था, आपके फ्रेंड्स ऐसे नहीं थे, हमारे ज़माने के सब फ्रेंड्स वैसे ही थे, ठीक है मम्मी पापा ने नहीं दिया नहीं। पर आजकल क्या हो रहा है, क्योंकि हम इंटरनेशनल स्कूल्स में भी जा रहे हैं, हम बड़े बड़े स्कूल, तो हर अलग अलग सोशल क्लास के बच्चे आ रहे हैं। हमारे पास एक था जो खुद एकदम मिडिल क्लास से, पर बहुत हायर क्लास के स्कूल में डाला उन्होंने। फिर आप सोच रहे हो मैंने बच्चे के लिए कितनी बड़ी बात की, पर सिर्फ स्कूल में डालने तक नहीं था, उसके बाद वहाँ के बच्चे ब्रांडेड कपड़े पहन रहे हैं, वहाँ के बच्चे ब्रांडेड जूते पहन रहे हैं, वहाँ के बच्चे बर्थडे पार्टीज भी ऐसे कर रहे हैं। तो वहाँ बच्चा वहाँ पर अकेला फील करता है कि मेरा कोई सोशल ग्रुप नहीं है। तो 14 वर्ष के बाद बच्चा अपना खुद की आइडेंटिटी क्रिएट करना चाहता है, और वो आइडेंटिटी में आप उसे कंफ्यूज नहीं करना, क्योंकि यही आइडेंटिटी, यही कॉन्फिडेंस लेके उसको लाइफ में आगे जाना है। तो आप उस आइडेंटिटी में उसे मदद कर सको बहुत अच्छा है, पर उसकी आइडेंटिटी क्राइसिस मत लेकर आओ, उसको सेल्फ डाउट में नहीं लाओ कि तू कर क्या रहा है, तू मांग क्यों रहा है हमसे। वहाँ पर ही कॉन्फ्लिक्ट होता है। आपको लग रहा है बच्चा ज़्यादा मांग रहा है, हम नहीं दे सकते हैं,
प्यार से बैठ के बात करो, पर उसकी आइडेंटिटी को ब्रेक मत करो, उसकी आइडेंटिटी को क्वेश्चन मत करो, क्योंकि उसके बाद शायद बहुत सारी चीज़ों के जवाब नहीं है। तो आप उसको वो सवालों के उलझन में डालोगे जिसका उसे जवाब ही नहीं है, तो या तो वो आपसे बिल्कुल नाराज़ हो जाएगा या गलत कंपनी में जाएगा। आप कभी भी देखना कौन सी उम्र में बच्चे गलत चीज़ें करते हैं, 15 के बाद। हाँ, जब उनकी आइडेंटिटी क्राइसिस आ जाती है। और माँ बाप को जो आइडेंटिटी सस्टेन करने में जो सपोर्ट देना चाहिए था, वो सपोर्ट नहीं मिलता है, और बच्चे की आइडेंटिटी ब्रेक होती है, तो वो गलत साइड जाता है जहाँ उसको वाह 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 टेम्पररी भी मिल रही है ना। तो वो देखो, माँ बाप क्या होते हैं, जैसे कद बड़ा हो जाता है तो आप दूर की देख सकते हो, बच्चा छोटा है तो वो कितना देख सकता है, जितना उसके आसपास है। तो माँ बाप भी राइट है कि हम आपको बता रहे हैं ये चीज़ आपके फ्यूचर के लिए गलत है, बट वहाँ पर भी बैलेंस। फ्यूचर सही करते करते आप प्रेजेंट मत गवा दो, क्योंकि प्रेजेंट आपने संभाल लिया तो ही फ्यूचर सही होगा। पर फ्यूचर की चिंता में आप बच्चे को कंफ्यूज कर दो, बच्चे को डांटो, कितने जन बच्चों को मारते भी हैं, तो फ्यूचर क्या हो रहा है, डिस्ट्रॉय हो रहा है। तो वो फ्यूचर राइट करने के चक्कर में प्रेजेंट को मत खराब करो, प्रेजेंट पे फोकस करो, फ्यूचर अपने आप आपका धीरे धीरे राइट हो जाएगा। राइट बोले मैम। पर मैम आपने जो बताया कि पेरेंट्स लोग अपना जो दायरे रहते हैं कि एक मिडिल क्लास फैमिली है, थोड़ा अपर क्लास के स्कूल में डाल रहे हैं, तो उधर बच्चे भी वैसे होते, कॉन्फिडेंस को लेकर, लग्जरियस लाइफ को लेकर, उनका मेंटलिटी, सोचने का तरीका भी उनका अपब्रिंगिंग के हिसाब से होता है। तो इधर जो मिडिल क्लास में बच्चा था उसके कॉन्फिडेंस पे इफेक्ट पड़ जाता है, बहुत पड़ता है, क्योंकि पहला लेयर ऑफ कॉन्फिडेंस तो देखो अपने आप को तो बच्चे बहुत सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, सेल्फ रिफ्लेक्शन बच्चों में नहीं होता है। पहला जो लेयर स्ट्राइक होता है हमें, वो हमेशा बाहरी चीज़ों का है। आप कैसी बैग लेकर आ रहे हो, आपकी ड्रेस कैसी है, तो ये सब चीज़ें आपकी पर्सनालिटी को ग्रूम करने में हेल्प भी करती है और डिस्ट्रॉय भी यही चीज़ें करती है। इसलिए देना है बच्चों को तो कंप्लीट दो, आधा दे के आधा छोड़ दिया तो वही बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, मैं हूँ कहाँ और मैं यहाँ क्यों हूँ। तो देना है तो पूरा दो, और उतना कैपेसिटी रहेगा। हाँ हाँ, या तो फिर आप अपने जैसे उसे वो स्कूल में पढ़ाओ जहाँ आप उसकी बाकी नीड्स भी पूरी कर सके। क्यों हाई फाई में डाल के फिर बच्चे को तकलीफ में लाना, इसलिए वो स्कूल में डालो जहाँ आप उसकी हर नीड पूरी कर सके। क्योंकि पेरेंटिंग भी अगेन, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है तो आप अच्छे पेरेंट्स बन सकते हो, क्योंकि आपके पास उतना स्पेस है सोचने के लिए, आपकी सोशल, आपका एनवायरनमेंट अच्छा है, आपकी सोशल लाइफ अच्छी है, तो आप बेटर पेरेंट बन सकते हो। ये मैं नहीं कह रही हूँ, बहुत सारे रिसर्च है कि पेरेंटिंग का पैरामीटर खाली ये नहीं है कि आप उसको बहुत प्यार कर रहे हो या आप बच्चे की हर बात मान रहे हो, बहुत सारी और चीज़ें भी पेरेंटिंग में कंट्रीब्यूट करती है। तो वो सारी चीज़ों पर जितना हम ध्यान देंगे उतना हम बच्चे को हमारी तरफ से एटलीस्ट बेस्ट दे रहे हैं। बाकी क्या कम, वो तो हर किसी के जीवन में कुछ ना कुछ कमी रह जाती है, बट हम अपनी तरफ से बेस्ट दें। नहीं तो इसकी वजह से क्या हो जाता है कि बड़े स्कूल में डाला है तो मम्मी पापा को ओवर टाइम करना पड़ रहा है, तो बच्चों की तरफ ध्यान नहीं रहता, उनको टाइम देना नहीं मिलता। ये सब चीज़ें आपने देखी तो होगी, ये आपके पास केसेस भी आए होंगे। हाँ, क्योंकि बोल रही हूँ ना, 12-13 साल तक बच्चे के इमोशनल नीड्स होते, तब तक उसे नहीं पता मेरे पापा कौन से पोस्ट पे है, मेरे पापा कितने कमा रहे हैं, कौन सी गाड़ी में घूम रहे हैं। वो बाद में 12 इयर्स के बाद धीरे धीरे बच्चों को रियलाइज़ होता है, ओ मैं तो इतने पैसे वाला हूँ, ओ मैं तो इतना गरीब हूँ। तो इनिशियल इयर्स इमोशनल इन्वेस्टमेंट है, फिर बाद में फिर बच्चा आपके स्टेटस को, आपकी पोजीशन को, आप क्या समाज में हो वो जानता है। तो पहले इमोशनल फुलफिल होगा तो आप जो उसको फाइनेंशियल बाद में दोगे वो भी उसको परफेक्टली यूज कर सकेगा। इसका मतलब एक लेयर है पेरेंटिंग का भी, लेयर टू लेयर, एक स्टेप पे स्टेप चढ़ के जाना है। डायरेक्टली पेरेंट्स बनने की कोशिश ना करनी पेरेंट्स लोगों को। जैसे आपने कहा ना, पहले मम्मी क्यों अच्छी लगती है, क्योंकि वो आपकी इमोशनल नीड्स को पूरी करती है। पहले पापा क्यों नहीं अच्छे लगते हैं, पापा का रोल बाद में क्यों आता है, क्योंकि तब हमें एक्चुअली पापा ने जो जीवन भर कमाया है ना उसकी ज़रूरत बाद में पड़ती है। तो ये समझना है कि बच्चा इनिशियली एक सॉफ्ट इमोशनल चीज़ है, इमोशनल घड़ा है, उसको वो इमोशन से ही आप उसे मजबूत बनाओगे, उसकी नर्चरिंग से, उसका ध्यान रख के, रो रहा है तो उसके ऊपर अटेंशन देकर,
ऐसे नहीं रो रहा है तो छोड़ दो, तो वहाँ पर भी बच्चे को फील होता है कि मेरा कोई नहीं है। उसको पनिश नहीं करना है। पनिशमेंट, पॉजिटिव पनिशमेंट भी होती है कि जहाँ आप उसे मार के या दूसरों से अलग करके या कमरे में बंद, ये सब पनिशमेंट नहीं है, ये रिजेक्शन है। और रिजेक्शन बच्चे को एक्सेप्ट करना बहुत हार्ड होता है। और किससे रिजेक्शन? जो उसके सबसे क्लोज है। तो रिजेक्ट नहीं करो बच्चों को। आपको लगता है तो थोड़ा डिस्टेंस बना दो। उसकी फेवरेट चीज़ जो हम उसे देते हैं वो थोड़े टाइम के लिए विड्रॉ कर लो। उसमें भी क्या होता है, थोड़ी देर विड्रॉ करते हैं, बच्चा जैसे और जोर से रोता है तो दे देते हैं। तो बच्चे के अंदर क्या कंडीशनिंग आ गई कि लिया जाएगा, और और जोर से चिल्लाओ तो वापस दिया भी जाएगा। तो मतलब कोई भी अपने हिसाब से उनको हैंडल कर पेरेंट्स को करना चालू कर देता है। हाँ, कोई भी चीज़ आधी अधूरी नहीं करो। अगर आप कोई चीज़ पे फर्म हो कि ये चीज़ राइट ही है, तो मेक श्योर कि बच्चे को भी, बच्चे तक ये मैसेज पहुँचे कि मेरे लिए राइट हो रहा है। आप आधा करके आधा छोड़ दोगे तो रॉन्ग मैसेज पहुँचता है। राइट। मैम बहुत अच्छा समझा आपने और बहुत मज़ा आ रहा है सुनने में। अगर मैं कभी पेरेंट्स बनूंगा तो मैं ये सब चीज़ें ध्यान में रखूंगा। और मेरा मैम अगला सवाल है कि बच्चा जब भी छोटा होता है, जब भी जन्म लेता है, तभी उसमें सिर्फ हैप्पी हार्मोन्स होते हैं, हैप्पी खुशी वाली फीलिंग्स होती है। वो कभी खुश होता है, हंसते रहता है। पर वो जैसे बड़े बड़े हो जाते हैं उसमें ईर्ष्या की भावना आती है, एग्रेशन आ जाता है, बाकी के भाव उतरने चालू होते हैं। तो एक तो ये बाय उसका समाज में लेकर ये नेचर डेवलप हो रहा है या फिर मम्मी पापा को देखकर ही डेवलप हो रहा है? इनमें से क्या चीज़ उस पर ज़्यादा देखो, जब बच्चा पैदा होता है ना, तो बच्चे के पास आइडेंटिटी नहीं है। बच्चे को नाम भी माँ बाप देते हैं, बच्चे को समझ भी माँ बाप देते हैं, हम कहाँ बिलोंग करते हैं वो उसको टाइटल्स भी उसके माता पिता देते हैं। तो इनिशियल ईयर्स बच्चा क्यों खुश है? क्योंकि उसके ऊपर कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं है, उसके ऊपर कुछ ये नहीं है कि मैं कौन हूँ। जैसे जैसे ये लेयर्स आपके ऊपर बढ़ते जाते हैं, उसके बाद इन लेयर्स को मुझे जस्टिफाई करना है। तो अगर मैं एक पर्टिकुलर परिवार में मैं पैदा हुआ हूँ और उसके हिसाब से तो ऐसा होना चाहिए, और मैं नहीं पहुँच पा रहा हूँ वो लेवल तक, फिर बच्चे को गुस्सा आएगा। क्यों? क्योंकि उसे रोज याद दिलाया जा रहा है, तुम्हारे पापा तो ऐसे हैं, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारी मम्मी तो ऐसी है, तुम्हारा भाई तो ऐसा है, तुम क्या कर रहे हो? तो वो कहीं ना कहीं कंपैरिजन, और बच्चा एक्चुअली वो क्षमता का कभी कभी है ही नहीं। कोई बच्चा, इसलिए इंटेलिजेंस भी 9 टाइप के, हर बच्चा लॉजिकली इंटेलिजेंट नहीं होगा। कोई म्यूजिकली इंटेलिजेंट होता है, कोई स्पेशल इंटेलिजेंट होता है, कोई उनको नेचर पसंद है, वो नर्चर कर सकते हैं, उनके आगे पीछे जानवर घूमते हैं। तो अलग अलग टाइप की इंटेलिजेंस होती है। कोई क्रिएटिवली इंटेलिजेंट होता है, आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज़ आती है। कोई लिटरेचर में, लैंग्वेज में, बोलने के तरीके में इंटेलिजेंट होता है। तो आप किसी को कंपेयर नहीं कर सकते हो। ये बोलना बहुत आसान है, पर पेरेंट्स फिर भी अपनी एक्सपेक्टेशन के कारण करते हैं। बट इसीलिए अवेयरनेस क्यों ज़रूरी है? आप जानो आपका बच्चा कौन से इंटेलिजेंस की कैटेगरी में है, और वो इंटेलिजेंस भी हाईएस्ट इंटेलिजेंट है, उसका IQ बहुत हाई है या मीडियम IQ है। अगर मीडियम IQ के बच्चे से आप एक्सपेक्ट करोगे कि ये हाई IQ लेवल के सम सॉल्व करे या वैसा, देखो वो कैसे बोल रहा है, वो बच्चे के ऊपर प्रेशर डाल रहे हो। हाँ, आप बच्चे को राइट एनवायरनमेंट देकर एक लेवल से आगे पहुंचा सकते हो, बट उसको पूरी तरह से चेंज करना ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर बच्चा अपने खुद के पास्ट कर्म लेकर आया है, अपने खुद की कुछ स्पेशलिटी लेकर आया है। और किसी को अर्ली सक्सेस होता है, किसी को लेटर स्टेज ऑफ लाइफ में सक्सेस होता है। तो सक्सेस का भी पीरियड सबका अलग अलग है। तो ये भी एक्सपेक्टेशन कि उसको पहले मिल गया, हमको बाद में मिला, तो हमारी ही एक्सपेक्टेशन में मिसमैच है, तो वो फिर हम बच्चे को ही सिखाते कि तुम्हारे भी एक्सपेक्टेशन में मिसमैच हो तो गुस्सा कर दो, लोगों के ऊपर ब्लेम डाल दो और हट जाओ। तो ये नहीं, जो आप करोगे वो पहला बिहेवियर पैटर्न बच्चा आपसे ही सीखता है। राइट। तो कंपैरिजन नहीं। मेरी एक दोस्त है, एक्चुअली वो 23-24 है अभी, पर वो अभी भी हर एक से कंपैरिजन करती है, मतलब जॉब में हो या परसेंट में हो। तो मैंने एक बार उसको पूछा था कि अरे तू बार बार
किसी की सैलरी देख के क्यों जज करे कि मेरे को इतना क्यों है, तेरी कैपेसिटी है, पर हर एक का वक्त होता है। तो मुझे वो तब बोले थे कि मेरे मम्मी ने हर टाइम बचपन से ही कंपेयर किया कि इसको देख कितना मिला। तो अभी मेरे मन में वो कंपटीशन वाली ही फीलिंग आती है और एक जेलेसी अभी तक उसके मन में चल रही है। तो ये अभी समझ में आ गया बाय बर्थ होता है कि घर से ही चालू हो जाता है कंपैरिजन। हाँ, क्योंकि वही है, आपकी बचपन की प्रोग्रामिंग को तोड़ने को बहुत साल लगते हैं। आप वो लूप में शायद आपके लाइफ के बेस्ट 15 साल तक फंसे हुए हो। तो वो लूप में से निकलना बाहर तब निकल सकते हैं जब उस लूप में से निकल के आपने कुछ अच्छा क्रिएट किया हो या आपको कोई होप हो आगे लाइफ में जाके, तो आप उस लूप में से निकल के आगे जा सकते हैं। नहीं तो कितने जन वहीं घूमते रहते हैं। बट ऐसे नहीं है, वो लूप टूट नहीं सकता है। अवेयरनेस से कुछ भी चीज़ पॉसिबल है, अटेंशन से, नॉलेज से कोई भी चीज़ पॉसिबल है। तो जितना हम अवेयर होंगे, हमको पता होगा ये चीज़ मुझे पीछे कर रही है, उतना ही हम हिम्मत रख के वहाँ से हाई जंप लगा सकते हैं। तो अवेयरनेस ज़रूरी है, क्यों हो रहा है, कहाँ से स्टार्ट हुआ, उसका नुकसान क्या है मैंने देख लिया है, अब इसको मैं छोड़ूंगी तो फ़ायदे क्या होंगे। इसके वजह से क्या होता है, कॉन्फिडेंस में वो कमीपन आ जाता है कि अरे वो इतना क्यों अच्छा करे। पर हर एक को समझ में नहीं आ रहा है कि हर एक पर्सन का वक्त है होने का। और कोई अच्छा कर रहा है तो देखो उसमें ऐसा क्या है जो अच्छा करने की हिम्मत है। हम तो हमेशा ऐसे देखते हैं कि compete क्यों करना है। आप किसी से इंस्पायर भी हो सकते हो। जेलस क्यों होना है, आप किसी को ये भी देख सकते हो उसके पास ऐसा क्या है जो मेरे पास नहीं है, नहीं जो मैं भी अगर सीख लूँ तो शायद मैं भी जहाँ हूँ ऊपर उठ सकूं, थोड़ा ऊपर उठ सकूँ। तो जेलसी क्यों, वही चीज़ इंस्पिरेशन भी हो सकती है। हर हम नेगेटिव इमोशन को एक पॉजिटिव होप वाले इमोशन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। क्यों नेगेटिविटी में रहकर अपने आप को तकलीफ देना। राइट। और इसकी वजह क्या होती है मैम कि पेरेंट्स लोग क्या करते हैं, जब भी छोटे बच्चे होते हैं तो उनको हर चीज़ में आगे डालना रहता है, इसलिए 3-3 क्लास लगा। तो बच्चों के मन में मल्टीटास्किंग, अरे मुझे हर चीज़ में आगे देना है, कंपटीशन हर चीज़ में, ये पेरेंट्स का ही गलती है। वही कह रही हूँ, गलती नहीं। देखो कहीं कहीं ऐसे होता है कि आजकल सोसाइटीज़ में बच्चे भी नीचे नहीं आ रहे हैं, तो बच्चा घर पे बैठ के मोबाइल देखता रहे, टीवी देखता रहे, अपना टाइम वेस्ट करता रहे, तो चलो कुछ अच्छी एक्टिविटी सीख जाए। बट उसका लक्ष्य क्या होना चाहिए, किसी और को हरा के जीते, ये लक्ष्य नहीं होना चाहिए। आप इसलिए कर रहे हो क्योंकि आप देखो आप इसमें इंजॉय कर रहे हो, आपको इसमें मज़ा आ रहा है। अगर मज़ा आ रहा है तो अपनी जो स्पेशलिटी है उसको हम और पॉलिश करके, रिफाइन करके शाइन भी कर सकते हैं। तो कोई भी चीज़ प्रेशर से नहीं आनी चाहिए, क्योंकि बच्चे को प्रेशर समझ में नहीं आता है। बच्चा उसे बचपन की तरह देख रहा है, आप उसे बड़े की तरह देख रहे हो और उसे बड़ा होकर चीज़ों को देखने को सिखा रहे हो, जो एक्चुअली बच्चे के लिए शायद उतना इम्पॉर्टेंट भी नहीं है, पर आपने उसे इम्पॉर्टेंट बना दिया है। हम हमेशा ये देखते हैं पॉजिटिव पेरेंटिंग मतलब आपने जिधर भी डाला है, देखो बच्चे को मज़ा आ रहा है तो अपने आप, अगर उसे आइडियाज़ नहीं आ रहे हैं, आप आइडियाज़ दे के, आप इनपुट दे के, आप थोड़ी एक्स्ट्रा कोचिंग करा के उस बच्चे की स्किल को रिफ़ाइन करो ताकि वो उसी में ही शाइन कर सके। तो कंपटीशन नहीं, फोर्स नहीं, क्योंकि दूसरा कर रहा है इसलिए मैं करूँ नहीं। मेरा बच्चा जहाँ एंजॉय करे वो एक्टिविटी एक्चुअली उसके लिए बेनिफिशियल है, नहीं तो वो एक्टिविटी उसको परेशान करेगी। और जनरली बच्चों का नेचर होता है वो सोशल होते हैं, वो जाना चाहते हैं बाहर, अपने हम उम्र के साथ खेलना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। मैंने ये बहुत मेरे प्रैक्टिस में मैंने ये बहुत देखा है, जो बच्चे बात नहीं करते हैं और हर बात मानते हैं, तो माँ बाप को क्या लगता है मेरा बच्चा बहुत अच्छा है। राइट। पर वो बच्चा अगर अपनी उम्र से पहले मैच्योर हो गया है तो वो जो साइलेंस है ना, उसके नीचे बहुत सारी कहानियाँ हैं, बहुत सारे दबाव है। तो दबा हुआ बच्चा कभी अच्छा नहीं होता है। बच्चे का नेचुरल नेचर होता है वो एक्सप्रेस करे। तो अगर बच्चा बहुत चुप रहता है और आपको लगता है मेरी सब बात मान रहा है, थोड़ा अवेयर हो जाओ कुछ गड़बड़ है क्या। क्योंकि वो जो बोलते हैं ना, शांत पानी गहरा पानी, क्योंकि बहुत सारी कहानियाँ हम अकेले अकेले बैठकर अपने बचपन में गढ़ चुके हैं। और फिर जैसे जैसे हम युद्ध में जाते हैं हमें लगता है वही कहानी सही थी। मेरे पास एक आती थी जिसने बचपन में बैठकर ऐसी ऐसी कहानियाँ बना दी थी कि
मैं तो अकेली ही रह जाऊंगी। ये सब मेरे साथ ऐसे करते हैं, मम्मी ने डांटा, वो 1-1 घंटा रूम में रहकर वो अकेले अकेले, हर कहानी का उसका यही कंक्लूजन था, मैं तो लास्ट में अकेले रह जाऊंगी। आज तक वो लोगों को इसलिए इम्प्रेस करती है ताकि मैं अकेली नहीं रह जाऊं, क्योंकि बचपन की कहानी सच नहीं हो जाए। तो आपने बच्चे को इतना 1-1.5 घंटे का स्पेस कैसे दे दिया कि वो इतना नेगेटिव जोन में चला गया। और बच्चा नेगेटिव जोन में है कि पॉजिटिव जोन में है, उसके इमोशन से, उसके बात करने के तरीके से हमें समझ में आ जाता है। इसलिए खाली ये नहीं होमवर्क कितना किया, आज देखो मेरे बच्चे ने फील कैसा किया, आज मेरा बच्चा खुश है सोने से पहले, आज मेरा बच्चा अच्छी अच्छी बातें बता रहा है या मुझे कंप्लेन बता रहा है, मुझे किसी के ऊपर ब्लेम दिखा रहा है या इसने ऐसा किया। तो खाली होमवर्क इम्पॉर्टेंट नहीं है, पेरेंट्स का होमवर्क ये भी है कि इमोशनली देखो बच्चा कैसे फील कर रहा है सोने से पहले। कुछ कंप्लेन है, जैसे हमारे टाइम दादियाँ नानियाँ रात को कहानी सुला के सोती थी, उसी तरह से हमें बच्चे से उसका वेंट आउट लेना है, क्या फील कर रहा है बच्चा, क्योंकि जो लेकर सोएगा वही लेकर सुबह उठेगा। तो रात को एटलीस्ट आधा घंटा पौना घंटा थोड़ा फैमिली टाइम रखो। पूरा दिन हमें शायद समय नहीं भी मिल रहा है, पर रात को इतना बिजी नहीं हो जाओ कि बच्चा देख ही नहीं रहा है और आपको सो रहा है। मतलब ऑब्जर्व करना आना चाहिए। हाँ, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे स्कूल में भी हम हर लेवल पास कैसे करते हैं, जब हम हर रोज़ एफर्ट ले रहे हैं ना, तो पेरेंट्स की भी एग्ज़ाम हर रोज़ है। राइट। तो एफर्ट भी हर रोज़ चाहिए। और ये भी इम्पोर्टेंट है कि बच्चा सामने जितना कर रहा है उसके हमारे ना होते हुए पीछे कितना क्या कर रहा है, ये देखना बहुत ज़रूरी है पेरेंटिंग में। बहुत पेरेंट्स यही चीज़ भूल जाते हैं। वो ही है, पर जितना आप बच्चे से क्लोज हो गए तो बच्चा जो आपके सामने है वो आपके पीछे भी वही रहेगा। अगर वही है ना, जैसे फादर स्ट्रिक्ट होते हैं तो बच्चा सामने दिखाते हैं हम बहुत साफ सुथरे रहते हैं और पीछे गड़बड़ है। इसलिए आप कितना क्लोज होना बच्चे के, उतना बच्चा आपके साथ सच्चा रहेगा। नहीं तो बच्चा अपनी हर गलती छुपाने की कोशिश करेगा, क्योंकि आपने उसकी हर गलती पे बात राई थी, आपने पहाड़ बना दिया। छोटी सी भूल हुई, आपने उसका फ्यूचर भी उसके साथ अटैच कर दिया, आपने किसी और का कंपैरिजन भी अटैच कर दिया और वो बच्चे को और भारी बना दिया। तो बच्चा क्या करेगा, वो भारीपन में बच्चे को तो रहना नहीं है, तो आपसे झूठ बोलेगा, आपसे कहानियाँ बनाएगा। इसलिए बच्चे के साथ इमोशनली क्लोज होना बहुत ज़रूरी है। ये इम्पोर्टेंट है पेरेंटिंग के लिए। ये सब भूल जाते कि पीछे जो हो रहा है वो देखना इम्पोर्टेंट है। बाद में वो पेरेंट्स लोगों को, मेरा बच्चा ऐसे नहीं था, मैं अभी स्कूल में जॉब करता तो मैंने बहुत देखा, अरे मेरे बच्चे तो ऐसे करते हैं, वो सामने हम लोग के सामने कितना क्या करता है हम लोग को मालूम होता है। कितना उसका मस्ती होता है, कितना झूठ बोलना, कितना परेशान करना, कितना मतलब पोक करना दूसरे को, और सामने पेरेंट्स का शांत एकदम। उनको स्प्लिट पर्सनालिटी मुझे दिख जाती है बच्चे में बहुत टाइम। क्यों? क्योंकि घर में बंधन बांध के रखा है और उसे पता है ये बंधन है, पर स्कूल में उसको बांधने वाला कोई नहीं है और उसको हम डिसिप्लिन से बांधते भी हैं, पर यहाँ उसको इतना बांधा हुआ है ना कि बाहर जाके वो हर रूल को तोड़ने की कोशिश करता है, हर रूल को। फिर पेरेंट्स को लगता है अरे ये तो है नहीं, पर ऐसा नहीं है उसने घर में रूल नहीं तोड़ा है, उसने तोड़ा है पर पेरेंट्स के अभी तक ऑब्जर्वेशन में आया नहीं है। फिर पहले स्कूल के ऑब्जर्वेशन में आ जाता है। ऐसे नहीं है कि ये चीज़ घर में नहीं हुई होगी पर छुप गई होगी, क्योंकि बच्चा इतना इंटेलिजेंट नहीं है कि वो अपनी हर गलती को छुपा सके। कहीं ना कहीं वो गलती के ट्रेसेस मिलने ही हैं, पर अभी तक वहाँ अवेयरनेस आई नहीं है। इसलिए उनको लगता है मेरा बच्चा तो ये है ही नहीं। वो अपने बच्चों का साइड लेना चालू करते हैं, टीचर से झगड़ना चालू करते हैं, नहीं मेरा बच्चा ऐसे ही नहीं। तो अभी स्कूल के बारे में बोल रहे हैं तो हम लोग इस पर बोलेंगे, पेरेंटिंग एज अ करियर वाइज भी जब भी बच्चे को करियर करना है तो उसके लिए भी कितना सही है, कितना रोल होना चाहिए। पर मैम मैं अभी एक बोलूँगा, एक स्टैंड अप कॉमेडियन है, उन्होंने अपना अनुभव एक्सपीरियंस शेयर किया था कि जब भी वो छोटे थे 5th या 6th क्लास में, तो उनके फादर ने बचपन से उनको जिस फील्ड में डालना है वो चीज़ के बारे में हल्का हल्का उसके दिमाग में हैमर करना चालू किया। तो जब भी 10th में गया वो बच्चा, तभी उसको पूछा आपको क्या करना है, तो उसने वही आंसर दिया जो पापा ने बोला था। तो ये कितना राइट है बच्चे के भविष्य के लिए? देखो, राइट है या रॉन्ग है ये सब चीज़ सब्जेक्टिव है, क्योंकि कोई बच्चे को सच्ची में डायरेक्शन चाहिए होती है, वो खुद से अपना राह नहीं चुन पाता है,
खुद से अपने स्पेशलिटीज़ को पहचान नहीं पाता है, बार बार उसे आईना दिखाना पड़ता है, देखो तुम में ये है, तुम में ये है। तो इसमें कोई भी राइट और रॉन्ग, ये हर केस टू केस पे डिपेंड करता है। बट अगर मुझे दिखाई दे रहा है मेरा बच्चा स्पोर्ट्स में अच्छा है, बट मैं उसे बोल रही हूँ कि नहीं तुम पढ़ाई करो, अच्छा स्पोर्ट्स में अच्छा है पर स्पोर्ट्स का करियर का स्कोप इंडिया में कम है। दूसरा, मेरे खुद का ही बेटे का अनुभव, मेरा बच्चा स्पोर्ट्स में अच्छा था, पर जब मैं कोच के पास गई तो उन्होंने कहा आप बहुत लेट लाए हो, आपको अगर इसको आपको पता है ये स्पोर्ट्स में अच्छा है तो इसकी ट्रेनिंग 3 या 4 इयर्स की उम्र से हो जानी चाहिए, वहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि फिर उसकी जो बॉडी है, उसके जो फिंगर मूवमेंट्स है, उसके जो फिजिकल जो चलने का तरीका है, वो सब वो स्पोर्ट्स के हिसाब से स्टार्टिंग से बनना स्टार्ट होता है, तो जाके वो 15-16 साल की उम्र में वो कुछ अचीव कर पाते हैं। तो अगर आपको अचानक रियलाइज़ हुआ 6th स्टैंडर्ड में 7th स्टैंडर्ड में मेरा बच्चा बहुत स्पोर्ट्स में अच्छा है, 7th स्टैंडर्ड के बाद उसका स्पोर्ट्स करियर नहीं बन सकता है। तो जानना है, माना, इसीलिए लोगों से बात करते रहना, उस फील्ड के एक्सपर्ट से जानना है कि क्या ये पॉसिबल है, क्या मेरा डिसीजन राइट है, क्या मेरा डिसीजन रॉन्ग है, क्या हम ओवर प्रेशराइज कर रहे हैं। इसलिए वो केस टू केस पे डिपेंडेंट होता है। इसीलिए कहीं ना कहीं रियली में हमें हेल्प चाहिए, क्योंकि कुछ कुछ पॉइंट्स ऐसे नैरो डाउन होते हैं, कुछ कुछ क्वेश्चंस इतने पर्सनल होते हैं कि वो सिर्फ उस बच्चे को देखकर ही आप कह सकते हो कि माँ बाप राइट है या माँ बाप रॉन्ग है। तो वहाँ पर ये राइट रॉन्ग नहीं होता है, हर केस टू केस। नहीं, मैं जब स्कूल में था उसके बाद मेरे पास कोई गोल नहीं था स्कूल में, तो फिर मैं 10th के बाद मुझे ड्राइंग में करना था, तो मेरे पापा भी बोल रहे थे ड्राइंग में कुछ नहीं, ड्राइंग में कुछ नहीं, ड्राइंग में कुछ नहीं। मैंने अपना रिसर्च चालू किया, तभी मेरे को समझा कि ड्राइंग में इतना सब कुछ है। तो मेरे पापा ने तो रिसर्च नहीं किया था, उनको टाइम ही नहीं था जॉब के हिसाब से। तो पेरेंट्स उस हिसाब से देखते, खुद रिसर्च नहीं करते, और बच्चों का जो इंटरेस्ट है उसमें न चेकआउट करने के बजाय अपने मन से डालते, उसके हिसाब से मैंने आपको इसीलिए कहा ना, उस फील्ड के एक्सपर्ट से जाकर बात करना है। क्या मेरा बच्चा उतना एक्सपर्ट के लेवल तक पहुंचने वाला, उसमें वो IQ है। इसलिए रिसर्च जैसे जो आपने किया, वो आपके पेरेंट्स, जनरली हमारे मिडिल क्लास सोसाइटी में क्या होता है, क्योंकि हम एक फाइनेंशियल स्ट्रगल हमने देखा है, तो हम एटलीस्ट अपने बच्चे के लिए सोचते हैं फाइनेंशियल सिक्योर्ड, फाइनेंशियली। क्योंकि ज्ञान जितना धन देता है ना, गुण आज के समाज में उतना धन नहीं देता है जितना ज्ञान देता है। तो ज्ञान, ये नॉलेज, पढ़ाई, ये इजी वे है, इजी रूट है कि आप एटलीस्ट अपने लाइफ के जो मेजर जो बेंचमार्क्स है, 25 साल में इतना हो, 30 साल में इतना हो, वो इजी वे क्रॉस होता है। बाकी कोई आप अपनी हॉबी या ये क्रिएटिविटी के थ्रू, तो वो मैंने खुद ने देखा है, मैं इतने सारे जनों को काउंसलिंग, कि क्रिएटिव फील्ड्स आपको स्टेबिलिटी आफ्टर अराउंड 10 years आपने उसमें एक्सपीरियंस है, उसके बाद वो स्टेबिलिटी मिलना। क्रिएटिव फील्ड्स में थोड़ी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आने में टाइम लगता है। तो ये जो क्रिएटिव फील्ड्स भी ले रहे हैं, उनको अपने आप के लिए सोचना है कि मैं और इतने 10 साल भोग देने को तैयार हूँ, या ऐसे नहीं आधे में सोचे इससे तो मैंने पढ़ाई कर ली होती। तो राइट। तो वही है, इसलिए थोड़ा उस फील्ड के एक्सपर्ट से, जिन्होंने वो रास्ता चला है, उनसे पूछ के कि इस रास्ते में क्या तकलीफ़ें थी, क्या नहीं थी। क्योंकि पढ़ाई वाला रास्ता तो सब लोग ले रहे हैं, तो वो सबको पता है ये रास्ता तो इतने टाइम में यहाँ तो पहुँचा ही देगा। पर जो दूसरा रास्ता है जो बहुत कम जन ले रहे हैं, तो उसके लिए बातचीत करना, एक्सपीरियंस लेना, पेरेंट्स को भी कन्विंस करना, देखो ये कर सकता है इस, तो वहाँ पर थोड़ा मेंटोरशिप चाहिए। नहीं, ये तो बहुत सही बोला आपने कि रिसर्च पेरेंट्स को भी करने चाहिए। तो इसकी वजह से क्या होता है मैम, कभी कभी ना पेरेंट्स लोग ज़्यादा हावी हो जाते हैं अपने, उनको जो करना था, लाइक किसी को CA बनना था, तो उसका प्रेशर बच्चों पे डालते हैं। तो क्या आपको लगता है कि पेरेंट्स टॉक्सिक भी हो जाते हैं कभी कभी बच्चों के बारे में? हाँ, अगर टॉक्सिक होती है, आप अपनी नाकामयाबी का बोझ अपने बच्चों पे डाल रहे हो और एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो कामयाब हो जाएं, तो वो एक्चुअली बोझ है। क्यों? क्योंकि बच्चे को पता ही नहीं है, उसके सामने वो रोल मॉडल ही नहीं है कामयाबी का। और अगर है भी, पर बच्चे को लगता है मुझे ये रोल मॉडल नहीं, मुझे उसको फॉलो करना है, तो आपस में बैठ के डिस्कशन करो क्या चीज़ है, बच्चे को कितना, और ये सब ऑलमोस्ट बच्चे के दिमाग में 14-15 वर्ष के बाद आना स्टार्ट होता है। तो आप
तब जाके बोलो बच्चा मेरी सुन नहीं रहा है। अगर आपको पता है हर एक पेरेंट की लाइफ में ये चैलेंज आता ही है जब बच्चा 15-16 इयर्स का होता है कि वो अपनी चॉइसेस हमें बोलना स्टार्ट करेगा। पर कितने पेरेंट्स क्योंकि पहले ध्यान नहीं दिया है तो गिल्ट में उसकी बात मान लेते हैं, कितने पेरेंट्स वहाँ ही उसे अपोज करते हैं। पर रिश्ता अगर आपका जो पहले 12-13 साल में सही होगा ना तो ये मोड़ भी क्रॉस करना स्मूथ हो जाएगा। बट पहले आपका रिश्ता खराब होगा। हाँ। और फिर आप अचानक से सोचो अब मैं राइट हूँ। हाँ। भले आप राइट हो पर बच्चा नहीं सुन रहा है क्योंकि उसके पास पहले का बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग है, वो रॉन्ग ही लगना चालू हो जाएगा। हाँ, इसलिए वहाँ पर जो टर्निंग आ रही है ना उसका एक्चुअली फाउंडेशन पहले बिल्ड हो जाता है, उसकी तैयारी पहले होनी चाहिए। 15 साल में आप अचानक से बोलो अभी मैं नया पेरेंट बनूंगा, नया अवतार बनूंगा, बच्चा कभी एक्सेप्ट करे, कभी बोले ये सब नाटक है, आप सब ड्रामा कर रहे हो, मुझे मालूम है, मुझे ना अपने रास्ते पे चलाने के लिए कर रहे हो। तो उसका बेस पीछे का है, पहले से होना चाहिए तैयार। तो आप ये मुश्किल सिचुएशन में बच्चे के साथ एक नया टर्न ले पाओगे। नहीं तो बच्चा बोलेगा मुझे इधर जाना है, आप बोलोगे मुझे इधर जाना है, दोनों का रास्ते अलग अलग होने लग जाते हैं। और ये खाली पढ़ाई के लिए नहीं, कितनी बार टीनेजर्स में किसी का किसी के साथ अफेयर हो जाता है, माँ बाप को लगता है ये गलत है, बट आप उसको तभी बोलो वो गलत है, बट आपके और उसके बीच में इतना अच्छा कंपेनियनशिप था ही नहीं कि अब वो आपको आपके ऊपर विश्वास करे कि आप जो बोल रहे हो वो सही है। तो कितनी बार पेरेंट्स को रॉन्ग प्रूव करने के लिए बच्चे रॉन्ग रास्ते पे भी जाने को तैयार है। राइट। तो अगर वो रिलेशनशिप पहले से अच्छा रहा है तो ये मुश्किल स्टेज में भी थोड़ी मुश्किल आती है बच्चे को मोल्ड करना, टर्न करना, क्योंकि सोसाइटी उसे एक तरफ खींच रही है। सोसाइटी उसे ये दिखा रही है प्रेजेंट में मजा आ रहा है और पेरेंट्स उसे फ्यूचर की तरफ खींच रहे हैं। ऐसे बहुत होते बच्चे जो सब्सटेंसेस में जाते, अचानक से पेरेंट्स को पता चलता है 2 साल से सिगरेट पी रहा था, हमें पता ही नहीं था। फिर वहाँ अब वो उम्र में आप बच्चे को मार नहीं सकते हो क्योंकि बच्चा फिजिकली इतना स्ट्रांग हो गया है कि वो शायद आपको पलट के मार दे। पर यही चीज वहाँ क्यों हुई? अगर फाउंडेशन वो रिलेशनशिप का स्ट्रांग होता तो ये बड़ा तूफान भी हम इजीली क्रॉस कर लेते, और वो छोटे छोटे स्टेप पे हम अवेयर हो जाते कि कुछ तो गलत हो रहा है। कहाँ तो डिस्टेंस है ना माँ बाप और बच्चों के बीच में कि 2 साल बाद पता चला। तो पेरेंट्स एक्चुअली उनको डायरेक्टली पता चलने के बाद पैनिक हो जाते हैं, हैंडल करना डिफिकल्ट हो जाता है। हाँ, तो निगरानी, उनका मोबाइल चेक करना, ये सब आ जाते हैं। हाँ, पर आप मोबाइल चेक कर रहे हो, ये सब कर रहे हो, बट उससे भी आप रोक नहीं पाओगे। रोक तो तभी, देखो मैंने बहुत बच्चों को ऐसे भी देखा है, भले कितना भी पेरेंट्स से उनको कंप्लेन हो पर अंदर कहीं ना कहीं पेरेंट्स के लिए प्यार होता ही है। वो भले बाहर से नारियल बन गया है पर अंदर से बच्चा सॉफ्ट ही है। अगर आप उसे फिर भी अच्छे से प्यार से समझ के संभाल के हैंडल करो, उसके ऊपर राइट होने का प्रेशर नहीं डालो, उसे एक्सेप्ट करो, तुमने कर दिया बट फिर भी मेरे लिए तुम वही हो जो बचपन में थे। और क्योंकि ये स्टेज पे बच्चा अप्रिसिएशन और एक्सेप्टेंस का भी भूखा होता है, क्या चाहिए एक बच्चे को, और अगर वो चीज़ वापस माँ बाप की तरफ से आ जाए तो बच्चा कभी इतना कठोर नहीं बनता है कि मुझे ये लोग से चाहिए ही नहीं। वो 1000 में से कोई एक होगा पर जनरली नहीं होते हैं। तो अगर लेटर स्टेज ऑफ द लाइफ में भी आपको रियलाइज हुआ है तो भी चांस है, क्योंकि आपने इतने साल बच्चे के लिए किया है, बच्चे के दिमाग में वो भी रजिस्टर्ड है। बट अब बुरा करके वो अच्छाई को धो मत दो। अब बच्चे को क्या चाहिए ना, एक्सेप्टेंस, अप्रिसिएशन, थोड़ा साथ, थोड़ा विश्वास, और विश्वास रखोगे तो बच्चा भी विश्वास का रिटर्न विश्वास में देगा। तो थोड़ा पॉजिटिवली पेरेंटिंग करनी है। नहीं तो क्या हो जाता है कि पेरेंट्स लोग हार्ड बन जाते हैं ऐसे चीज़ों में, उसके बाद बाहर से लोग उनका फ़ायदा उठाना चालू हो देते हैं, ब्लैकमेलिंग करना। बाद में उनका और चिड़चिड़ापन घर में निकल जाता है कि मम्मी से भी सपोर्ट नहीं, पापा से भी सपोर्ट नहीं, अरे बाहर तो मेरे साथ ऐसा हो रहा है, तो कोई ना कोई तो फ़ायदा उठाएगा ही बच्चे को। ये भी पेरेंट्स को समझना चाहिए। हाँ, वही है, 25 साल तक तो जब तक बच्चा इतना मैच्योर नहीं हो जाए कि वो दुनिया को समझ सके, तब तक तो कहीं ना कहीं चलो
पहले हम फिजिकली और इमोशनली देते हैं, बाद में एक गाइड के, एक मेंटोर के, एक फ्रेंड के रूप में तो हमें बच्चे के साथ रहना ही है। और अगर कोई बिहेवियर चेंज है तो उसको ये नहीं सोचना है कि हमने तुमसे क्या गलत किया, तुम हमारे ऊपर सब गुस्सा निकाल रहे हो। समझो बच्चे के साथ ऐसा क्या हो रहा है कि गुस्सा घर पे निकल रहा है, कहीं से तो भरा है। तो अंडरस्टैंडिंग वहाँ ज़रूरी है, कम्युनिकेशन ज़रूरी। कितनी जगह कम्युनिकेशन ही ब्रेक हो जाता है, और एक बार कम्युनिकेशन ब्रेक हो गया ना, फिर चीज़ों की हीलिंग थोड़ा मुश्किल होती है, कभी कभी बहुत लॉन्ग जाती है। इसलिए बात करना ज़रूरी है, और ये मोबाइल के ज़माने में वो बात करना ही कट हो गया है। बात करना ज़रूरी है। हर एक ने ग्रांटेड लेना चालू किया है। हाँ, ग्रांटेड नहीं, हर एक को अपनी अपनी वो छोटी सी दुनिया में इतनी एंगेज्ड है, अलग अलग कंटेंट मिल रहा है कि लगता है ये छोटी सी दुनिया अच्छी है। पर इस छोटी सी दुनिया में से बाहर तो निकलना पड़ेगा। पर कोई सिचुएशन हमें ऐसी, कोई अननेसेसरी प्रॉब्लम्स हमें जगाए, इससे तो रोज जागे हुए रहूं। राइट राइट राइट। अभी हम लोग लास्ट के प्रश्न पर आते हैं। आपका ये एक्सपीरियंस बहुत लोगों को हेल्प करेगा कि पेरेंटिंग कैसे करने। तो मुझे एक आप बताइए कि आपके पास किस टाइप के पेरेंट्स प्रॉब्लम लेके आते हैं, और किस टाइप की केस आई है, ऐसी कोई केस है जिससे पेरेंट्स लोगों को समझेगा कि अरे ऐसी पेरेंटिंग नहीं करनी चाहिए, इधर अलर्ट रहना चाहिए, तो इससे हेल्प हो जाए। आपके पास वाले एक केस बताइए। वही है, देखो कितनी बार आजकल बच्चों के साथ बुलिंग हो रही है, और वो बुलिंग का सामना नहीं कर पा रहे हैं। और बुलिंग क्या होती है, 4-5 जन एक साथ हो जाते हैं, वो बच्चा अकेला हो गया। अब पेरेंट्स को भी पता नहीं है बुलिंग हो रही है। क्यों पता नहीं है? क्योंकि बच्चा बता नहीं रहा है। पेरेंट्स रोज बच्चे के ऊपर चेक नहीं रख रहे हैं कि आज हमारा बच्चे का मूड ऑफ है या मूड ऑन है, या कैसा लग रहा है, खा रहा है, पी रहा है, क्या कर रहा है। तो बच्चा बहुत लॉन्ग टर्म तक बुली हो रहा है। और ये बुलिंग हमने ये देखा है कि बाहर बाद में होती है, सबसे पहले बच्चा कहीं ना कहीं घर में बुली हो रहा है। या दोनों पेरेंट्स मिलके बच्चे को परेशान कर रहे हैं और बच्चा उनको जवाब नहीं दे पा रहा है, या कोई एक पेरेंट इतना बुली कर रहा है और दूसरा पेरेंट कुछ भी नहीं बोल रहा है। तो बुली बच्चा बाहर पहले नहीं होता है, पहले घर में हो रहा है। और क्योंकि उसे घर में अपने लिए खड़ा होना नहीं आ रहा है, तो समाज में भी नहीं खड़ा हो पा रहा है। तो पेरेंट्स को ये समझना है कि हम क्या कर रहे हैं, हमारा रोल क्या है। क्या बच्चे को उसके कॉन्फिडेंस से गिराना हमारा रोल है, या उसके कॉन्फिडेंस से उसे आगे बढ़ाना हमारा रोल है। तो इसीलिए ये बुलिंग के केस बहुत आते हैं, और आजकल के ज़माने में होती है। जैसे कितनों को क्योंकि मोटे हैं तो फिजिकली बुलिंग होती है, या कोई शाय है, या कोई जवाब नहीं देता है, तो उसकी वो नेचर के हिसाब से बुलिंग होती है। अब फिजिकल बुलिंग हो रही है, पेरेंट्स को भी पता है मेरा बच्चा मोटा है और ओबेसिटी अच्छी नहीं है, पर पेरेंट बार बार उसको टोकेगा, कितना खाता है, कितना खाता है, और वो घर में या तो घर में गुस्सा कर लेगा पर बाहर जवाब नहीं दे पाएगा। तो पेरेंट को यहाँ समझना है कि मुझे बच्चे की पर्सनालिटी को ग्रूम करने में उसे हेल्प करना है। और वही चीज़ जिसके लिए बाहर लोग उसे चिढ़ा रहे हैं, वही चीज़ घर में भी माँ बाप उसे टोक रहे हैं, तो बच्चे को आता ही नहीं है खड़े होना। इसके बदले आपको कोई कमज़ोरी दिखती है तो उसे ग्रूम करो, बच्चे को हेल्प करो उस कमज़ोरी से बाहर निकलने के। क्योंकि हर कोई बुली नहीं होता है, पर वो कमज़ोरी में भी बहुत जो कमज़ोर होता है ना, वो बुली होता है। तो पेरेंट्स का काम है कि जब तक ये हमारे साथ है, हमारी सुन रहा है, हमको इसे हेल्प करना है, इससे उभरने के लिए, इससे ऊपर आने के लिए। तो ग्रूम करना बच्चे की पर्सनालिटी को, ये पेरेंट का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है यहाँ पर। सो वो करेंगे तो ये जो बाहर बच्चा बुलिंग फेस कर रहा है, उसकी वजह से वो बुलिंग का इफेक्ट बहुत सालों तक रहता है लोगों के ऊपर, और कितने सालों तक फिर कहीं ना कहीं मैरिज के बाद भी बुली हो रहे हैं लोग। रिश्तेदार बुली कर रहे हैं उनको, क्योंकि उन्होंने कभी खड़ा होना सीखा ही नहीं है, खुद के लिए स्टैंड लेना। हाँ, और अचानक से कोई स्टैंड लेगा तो कोई उसकी स्टैंड को मानेगा भी नहीं। फिर बोलेंगे ये तो बहुत बदतमीज़ हो गया है। बदतमीज़ नहीं हो गया है, उसको रियलाइज़ हुआ है कि अब मुझे बाउंड्रीज ड्रॉ करना ज़रूरी है। तो ये बुलिंग जो मेजर प्रॉब्लम हो गया है आजकल, तो साइबर बुलिंग भी है कि आपको ट्रोल किया जाता है आपके सोशल अकाउंट पे, आपकी फ़ोटोज़ को ऊपर आपके 10 जन कमेंट कर रहे हैं। माँ बाप को पता नहीं है बच्चे का मूड क्यों, इसलिए बैठ के बात करना ज़रूरी है।
अथॉरिटीज़ के पास ऐसी कंप्लेंट्स ले जाना ज़रूरी है। और बाहर बुली हो उससे पहले आप देखो कहीं हम तो हमारे चाइल्ड को बुली नहीं कर रहे हैं, उसकी छोटी छोटी गलतियों को उस पर चिढ़ा तो नहीं रहे हैं, उसको इरिटेट तो नहीं करा रहे हैं। अगर हम ही कर रहे हैं और बच्चा नहीं बोल पा रहा है तो बाहर कहाँ से बोलेगा। इसलिए पहला आप अपने आप को घर में देखें आप क्या कर रहे हैं। नहीं तो डिप्रेशन ये सब आ सकता है बच्चे को। हाँ, डिप्रेशन बहुत बड़ा वर्ड है, बट बच्चा बहुत टाइम तक सैड रहता है, स्ट्रेस में रहता है, या वो अपनी एकेडमिक्स में वैसा परफॉर्म नहीं कर पाता, दोस्त नहीं बना पाता, क्योंकि उसको हमेशा लगता है मैं तो कोई बात में कम हूँ, मेरे से लोग नहीं बात करेंगे, दोस्त नहीं बना पाता है। तो यहाँ समझना है हमें। आज पेरेंटिंग के बारे में हम लोग को बहुत कुछ जानने मिला कि कैसे करनी चाहिए। आने वाली यूथ को भी समझेगा, और जो अभी बन गए पेरेंट्स और जो 40s में 50 की उम्र में उनको भी समझेगा कि कैसे करनी चाहिए। आपने जो ज्ञान दिया वो सबको हेल्प कर देगा पेरेंटिंग के लिए। इसलिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। आपने बहुत अच्छी तरह समझा। मेरे को पर्सनली एक बहुत हेल्प आउट होगा आगे जाके कि मेरे क्लास में जो स्टूडेंट आते उनको समझने में हेल्प होगी, मेरे फैमिली में जो बच्चे उनको समझने में हेल्प होगी। इसलिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। थैंक यू बोलने से पहले मैं एक बात बोलूँगी, ऐसे नहीं जो बच्चों के साथ ये सब हो चुका है वो अपने पेरेंट्स को ब्लेम करे, क्योंकि पेरेंट्स अनअवेयर थे। तो कभी भी अपने जिन्होंने आपको बड़ा किया है, पाला है, भले वो शायद अनअवेयर होके किया है, उनको ब्लेम नहीं करना, रास्ता निकालना, उनके साथ कम्युनिकेट करना। पर ये ट्रॉमा अपने आगे की जनरेशन में पास नहीं करे, हम सिर्फ उतना कर सकते हैं। अभी पास्ट को खुरेद के कुछ फ़ायदा नहीं है। इसलिए कभी भी अपने पेरेंट्स को ब्लेम नहीं करना, क्योंकि वहाँ से जो आशीर्वाद आता है वो और दुनिया का कहीं से भी आता नहीं है। इसलिए मैं पर्सनली, क्योंकि जैसे जैसे मैंने भी साइकोलॉजी पढ़ी तो मुझे भी पता चला कि क्या क्या चीज़ें कम थी, बट क्या फ़ायदा उनको ब्लेम करके जिन्होंने साइकोलॉजी पढ़ी ही नहीं थी। राइट। तो वो तो अनइंटेंशनली कर रहे थे, तो इसलिए उनको ब्लेम नहीं करना। बाकी यस, इम्प्रूवमेंट तो समाज में होता रहता है, नई नई स्टडीज़ आती रहती है, तो हम अवेयर होते रहेंगे। आपने इतना अवेयरनेस के लिए इतना आप ये एफर्ट ले रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है। नहीं मेरा तो काम है, मैं एज अ टीचर हूँ स्कूल पर, तो मैं ये सब चीज़ों का ध्यान रखता हूँ कि कैसे आगे बढ़ सकते हैं बच्चों को लेके। पर आप इस फील्ड में होकर आप इतना नॉलेज दे रहे हो, वो बहुत बड़ी बात है कि आप इस फील्ड में उतरे हो। और इधर पेरेंट्स को सबको प्रॉब्लम से बाहर निकलने के काउंसलिंग कर रहे हो। और जो भी अभी ये वीडियो देख रहेंगे, पॉडकास्ट देख रहेंगे, जल्दी उनको भी आपसे हेल्प मिल जाएगी। और मैं आपका क्लिनिक का एड्रेस भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और जिनको भी कुछ डाउट रहेगा आपसे कांटेक्ट कर लेंगे मैम। आप इधर पॉडकास्ट में है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।